नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो सब्जेक्ट मैं लेकर आया हूं वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं, सर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थोड़ा टफ है, क्या करें क्या ना करें। तो सारी की सारी दैट मीन्स जो आपके मन में जो डाउट्स हैं, जो डर है, जो भय है, उन सबको निकाल दीजिए। सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस दैट मीन्स आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आते हैं। न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ही सिंपल फार्मूला से। किस फार्मूला से न्यूमेरिकल आते हैं वो डिस्कस करूंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करूंगा, और भी बातें बताऊंगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में जो आप लोगों के लिए आपके जो एग्जाम है आरआरबी जेई का उसमें इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है, कोई डाउट वगैरह तो नहीं। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो जैसा आपके सामने है बायलिंगुअल मैं हमेशा क्वेश्चंस लेकर आता हूं। जिसको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील होता है उस लैंग्वेज में सॉल्व करें और उसका आंसर दें। और हमेशा मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद सारे ऑप्शंस पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर को टिक कीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कोई विजिबिलिटी वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। T naught, TP and TM are the optimistic, pessimistic and most like time estimates of an activity respectively. Then the expected time T of the activity will be. याद है, सुना होगा optimistic time, pessimistic time and most like time। कहाँ सुना है? बोला सर पर्ट में हमने सुना है। जब हम सीपीएम और पर्ट वगैरह पढ़ते हैं वहां आप लोगों ने ये 3 टाइम पढ़े होंगे। ठीक है, ये टाइम कौन कौन से टाइम होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इट इज द टाइम जब किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में दैट मीन्स क्या हो, सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रही हो। इट इज द मिनिमम टाइम व्हेन द एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। पेसिमिस्टिक टाइम क्या है? इट इज द मैक्सिमम टाइम जब जो चीजें हैं वो बिल्कुल प्लान के अगेंस्ट चल रही हो। और मोस्ट लाइक टाइम वो टाइम होता है जिसके अंदर हमारा कहते हैं कि दैट मीन्स जो हमारी टाइम है, मतलब दैट मीन्स जो वर्किंग कंडीशंस है वो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, एक नॉर्मल तरीके से दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, आपका काम चल रहा है, वो दैट मीन्स इनको कहते हैं। तो ये बोला है कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन तीनों टाइम के बीच में क्या रिलेशन, और इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहां से न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा। तो सारी दोनों चीजें यहां पर आप लोगों को देखनी है। तो कौन सा रिलेशन आएगा? पहला बोल रहा है टी ओ प्लस टी पी प्लस टी एम बाय 3, टी ओ प्लस टी पी प्लस 3 टी एम बाय 5, टी ओ प्लस टी पी प्लस 2 टी एम बाय 4, टी ओ टी पी प्लस 4 टी एम बाय 6। तो बोला सर ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या? दैट मीन देयर इज अ 6। टी नॉट प्लस टी पी प्लस में 4 टी एम बाय 6। कई बार दैट मीन्स कई बुक्स के अंदर इसको ऐसे भी लिखते हैं a प्लस में 4m प्लस में b बाय 6 भी हम इसको कह सकते हैं। a को हमने बोला ऑप्टिमिस्टिक टाइम, m को हमने बोला मोस्ट लाइक टाइम, b को हमने बोला पेसिमिस्टिक टाइम, राइट? टीपी भी कह देते हैं। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज है और दैट मीन्स यहां पर देखने को आप लोगों को मिलती है लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एक और चीज कई बार यहां से आपसे पूछ लेता है, वो हमारे पास होगा क्या? बोला सर स्टैंडर्ड डेविएशन। जिसको जर्नली आप सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? इट इज b माइनस ए डिवाइडेड बाय 6। अब कहोगे b क्या? बोले सर इट इज द टीपी पेसिमिस्टिक टाइम, और दैट मींस देयर इज अ टीओ। बोले सर इट इक्वल्स टू 10। क्लियर है? यहां पर एक और चीज पूछ ली जाती है वेरिएंस। वेरिएंस बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका अगर हम स्क्वायर करके रूट कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट मींस इट इज व्हाट? बोले सर इट इज द वेरिएशन। ठीक है, तो वो हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो ये चीज याद रखिए। क्लियर है? चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, थोड़ा सा ठंड है तो कपड़े पहनने पड़ते हैं। Which of the following inventory cost represent the cost of loss of demand due to shortage in supply? Unit cost, procurement cost, carrying cost और stock out cost। क्या कह रहा है ये, अगेन पढ़िएगा। देखो कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन एक बार पढ़ने से आपके समझ में नहीं आता है, दैट मीन्स माइंड में स्ट्राइक नहीं करता है, तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़िए और टाइम दे के पढ़िए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री कॉस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ डिमांड ड्यू टू शॉर्टेज इन सप्लाई। अगर किसी ने पकड़ना है तो इस चीज को पकड़िए, शॉर्टेज को, सीधा हो जाएगा। दैट मीन्स कौन सा हो जाएगा, बोला सर इट इज द स्टॉक आउट कॉस्ट। आंसर इज स्टॉक आउट कॉस्ट इसका आंसर है। जो हमारे शॉर्टेज जब पड़ जाती है तो दैट मीन्स कौन सा लॉस, कौन सा हम लोगों को लॉस डिमांड होता है वजह से, तो वो क्या होती है, शॉर्टेज कॉस्ट की वजह से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल वो भी न्यूमेरिकल खैर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे और वहीं से ही दैट मीन्स चांसेस भी होते हैं न्यूमेरिकल आने के। The amount of time by which an activity can be delayed without affecting project completion time is free float, independent float, total float and activity float. That means the amount of time by which an activity can be delayed without affecting project completion time is, तो क्या कहेंगे हम, बोले सर इट इज आंसर इज टोटल फ्लोट। आंसर क्या होता है, टोटल फ्लोट। ठीक है, अब ये आपका ठीक होगा। अब कई बार क्या होता है, दैट मीन्स मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इसने ये क्वेश्चन पूछा है कि टोटल फ्लोट क्या होता है, फ्री फ्लोट क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है, तो हो सकता है कि इन पर से आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। क्लियर है। चलो अब एक चीज मैं आप लोगों को दैट मीन्स यहां पर बताता हूं कि अगर हम कुछ बनाकर चलते हैं लाइक, ठीक है, ये आप सब समझते होंगे कि मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ये हमारा हो जाएगा सपोज दैट आई और ये हम बोल देंगे लाइक जे। क्लियर है। अब हम लोग कहते हैं ये हमारा क्या है, हेड, और ये क्या है हमारा टेल। क्लियर है। अब हम लोगों को पता है यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोले सर इट इज द ई एस टी, और इसको हम लिख सकते हैं, बोले सर इट इज ई एफ टी, इसको हम लिख सकते हैं एल एस टी, और हम इसको लिख सकते हैं इट इज एल एफ टी, लिख सकते हैं। और ये हमारे पास होता है यहां पर, बोला सर टाइम टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। क्लियर, व्हाटएवर जो भी हमें दिया हुआ है इस तरीके का। क्लियर है। तो यहां पर हम सारी चीजें लिखते हैं। तो इस तरीके के डायग्राम में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द टोटल फ्लोट, व्हाट इज द टोटल फ्लोट, एक डायग्राम आपको बना के दे दिया जाए या कोई भी, दैट मीन्स आपको एक डायग्राम बना के दिया हुआ, उसके अंदर आप लोगों को ये चीजें गिवन है, तो आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द टोटल फ्लोट, तो टोटल फ्लोट क्या होगा। तो बेसिकली बेटा हम लोग यहां पर लिखेंगे, बोला सर टोटल फ्लोट इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर इट इज एल ई एफ टी माइनस ई एस टी। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, बोलो ऐसा ही होता है। बोले सर हाँ ऐसा ही होता है, नहीं बेटा। तो हम लोग यहां पर एक सीधा सीधे एक बात लिखते हैं, टोटल फ्लोट को हम लोग और किस फॉर्म में जान सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं क्या, स्लैक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्लैक। तो हम लोग लिखेंगे क्या, एल एफ टी माइनस ई एफ टी और एल एस टी माइनस ई एस टी, इसके डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज द टोटल फ्लोट। गॉट इट मेरे बच्चे। तो टोटल फ्लोट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस टोटल फ्लोट कहलाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, टोटल फ्लोट कहलाएगा। क्लियर है।
ठीक है। अगर जैसे आप फ्री फ्लोट देखना चाहो तो फ्री फ्लोट हम लोग क्या कहते थे, इट इज द टोटल फ्लोट माइनस व्हाट, हेड इवेंट्स लेक। और इंडिपेंडेंट फ्लोट को हम क्या कहते थे, बोला सर फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट्स लेक। वो थोड़ा सा दैट मीन्स एक हायर लेवल का हो जाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी गुड। गॉट इट। चलिए चलें आगे, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये न्यूमेरिकल अच्छे हैं, आप लोगों को हो सकता है कि यही न्यूमेरिकल दोबारा आप लोगों को रिपीट करके दे दिए जाए। ठीक है, हो सकता है यही रिपीट करके दे दिया जाए या इसी में थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया जाए। चलिए ट्राई कीजिए। सॉरी, the demand rate of an particular item is 12,000 unit per year. The ordering cost is rupees 100 per order and the holding cost is itna item per month. If no shortage are allowed and the replacement is instantaneous, then the economic order quantity is. आप लोगों ने सुना होगा EOQ, सुना है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आप लोगों ने सुना है EOQ क्या होता है, एट EOQ द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट आर इक्वल। ठीक है, और इट इज द ऑप्टिमम कॉस्ट, जहां पर क्या होता है, इट इज द EOQ क्या है, एट विच द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमम। जहां पर इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी क्या होती है, मिनिमम होती है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट हम लोग क्या कह सकते हैं, मिनिमम। और यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो ये पूछ रहा है कि वो EOQ आप बता दीजिए। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने बेसिकली निकाला होगा, इट इज 2D CO डिवाइडेड बाय CH का अंडर रूट। अब कहेंगे D इज व्हाट, तो आप कहेंगे D इज व्हाट, इट इज द डिमांड। CO is what? बोले सर इट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। CH इज व्हाट, इट इज द होल्डिंग कॉस्ट। तो यहां पर हम सीधा सीधा लगा सकते हैं, हमें डिमांड दिया हुआ है 2 इंटू 12, डिमांड हमें दिया हुआ है कितना, बोला सर 12,000। ऑर्डर हम दिया हुआ है, बोला सर इट इज 100। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट आपको दी हुई है, बोले सर इट इज 0.80। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कहेंगे सर 12 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेटा आप लोगों को जो होल्डिंग कॉस्ट यहां पर दिया हुआ वो पर मंथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पर मंथ। हम लोग यहां पर क्या लेते हैं, पर ईयर। द होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर, होल्डिंग कॉस्ट पर आइटम यूनिट पर ईयर, एक ईयर का लिया जाता है। तो हमको यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, पर ईयर का लेंगे। तो पर ईयर का लोगे तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जब इसको डिवाइड आप लोग करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो इट कम्स टू बी 500 यूनिट आपका आंसर आएगा। कितना आ जाएगा, 500 यूनिट। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हो, काट सकते हो, 500 आंसर आएगा। गॉट इट ना, क्लियर है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यहां देखिएगा EOQ क्या है, इट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट इक्वल हो जाती है और टोटल एनुअल कॉस्ट या टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है। क्लियर, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो अगेन, चलो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं।
स्लैक रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन, स्लैक कह लो या टोटल फ्लोट कह लो, proposed allowable time and the earliest expected time, the latest allowable time and the earliest expected time, the latest allowable time and the normal expected time, the normal expected allowable time and the latest expected time। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, बोले सर टोटल फ्लोट हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोले सर इट इज LFT माइनस EFT, ये बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ELST माइनस वॉट, बोले सर EST, लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो हम लोग कह सकते हैं लेटेस्ट अलाउेबल टाइम एंड द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। इन ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल, इसकी डेफिनेशन होती है। ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, A स्टैंड्स फॉर मीडियम वैल्यूड एंड मीडियम नंबर ऑफ आइटम्स, लो वैल्यूड एंड स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स, हाइड वैल्यू एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स एंड हाइड वैल्यू एंड स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स। तो आप लोगों ने देखा होगा, हम तो इस तरीके से कुछ लिखते हैं, यहाँ पर A लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग B लिखते हैं, यहाँ पर हमें C लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दैट मीन्स वैल्यू, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दैट मीन्स क्या, आइटम। ये दोनों चीजें हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज में बोलते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं, बोले सर इट इज 50:60% एंड दैट मीन्स 20:30%। यहाँ पर हम उल्टा लिखते हैं, दैट मीन्स 20:30 एंड दैट मीन्स जैसे 50:60%। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट कुछ करके दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये हमें क्या बताता है, ये आपका क्या हो जाता है, मीडियम। तो यहाँ पर आप लोग देखते हो, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो यूजेस, एनुअल यूजेस वैल्यू जो है, कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों के पास है, उसकी जो एनुअल में जो यूजेस वैल्यू है वो कितनी होती है। तो ABC जो एनालिसिस है, उसके अंदर हम लोग A में क्या रखते हैं, A में क्या है, आइटम्स हमारे पास कम होते हैं और वैल्यू हमारे पास ज्यादा होती है। यानी दैट मीन्स हम लोग कहते हैं कि आपके पास 100 रुपीज है, तो 100 में से हम लोग बोल सकते हैं कि 70 to 80 रुपीज आपने क्या लगा दिया, उसकी कॉस्ट लगा दी, आइटम आपने कम रखे, क्लियर है। और C में हम लोग क्या रखते हैं, आइटम हम लोग ज्यादा रखते हैं, वैल्यू हम लोग कम रखते हैं। तो इसने ये पूछा है A स्टैंड्स फॉर, तो A स्टैंड्स फॉर हाई वैल्यू एंड लेस आइटम। तो हम लोग हमारा ऑप्शन आ जाएगा हाइड वैल्यू एंड द स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स। ऐसे ही C की बात कर ले, C में क्या है, आइटम्स कम है, सॉरी ज्यादा है, वैल्यू उनकी कम होती है। गॉट इट, याद रखिएगा। अब इसके अंदर आप लोगों ने और भी चीजें देखी होंगी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा दैट मीन्स VED, ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा HML, एक आपने पढ़ा होगा SDE। ये भी क्या है, जैसे वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, ये भी एक दैट मीन्स क्या है, एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल की है। HM हाई, मीडियम और लेवल हम लोग कहते हैं। S स्केयर, डिफिकल्ट एंड इजी अवेलेबल, ये बेसिकली हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर देखते हैं, एनालिसिस है कुछ कुछ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आप लोगों को बता दी है। गॉट इट, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, which of the following is refers to as MRP second? Which of the following refers to as MRP second? Manufacturing resource planning, material requirement planning, materials resource policy एंड मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो MRP जो 2 है वो बेसिकली क्या होगा, तो इसका आंसर बेसिकली क्या है, आंसर इज A, मैन्युफैक्चरिंग
रिसोर्स प्लानिंग, उसको MRP2 कहते हैं। अब कहेंगे सर एक हमने सिंपल, अगर मैं अब यहाँ पर लिख दूं सिंपल MRP क्या होगा, तो सिंपल MRP होती है हमारी ये, दैट मीन्स देयर इज अ मटीरियल्स रिक्रूटमेंट प्लानिंग। क्लियर है? अभी MRP2 क्या है, ये क्या MRP2, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ MRP। ठीक है, जो आपकी मटेरियल रिक्रूटमेंट प्लानिंग है उसका एक्सटेंशन है क्या, MRP2, जो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग होता है। क्लियर है? अच्छे खासे क्वेश्चंस दैट मीन्स RRB जेई ने आपके एग्जाम्स में पूछे थे, तो पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं सारे। उसके बाद जैसे ही आप लोगों का एक लगेगा कि हाँ भाई लोग, आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप लोग मोटिवेट हो रहे हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं सर और भी क्वेश्चन हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाइए, तब हम लोग लेकर चलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Inventory control and quality control is involved in which of the following phases of production planning and control? आपका ये कह रहा है कि इन्वेंट्री कंट्रोल और जो क्वालिटी कंट्रोल है, इन दोनों में से प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में किस फेज में वो इन्वॉल्व है? मॉनिटरिंग स्टेज, प्लानिंग स्टेज, प्री प्लानिंग स्टेज एंड एक्शन स्टेज। तो बेसिकली बेटा हम लोग क्या कहेंगे, जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है उसके अंदर इन्वेंट्री कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग फेज के अंदर हम इनको देखते हैं। ठीक है, फेज कह लो या स्टेज कह लो, बात बराबर है। क्लियर? नेक्स्ट, PERT requires single time estimation, double time estimation, triple time estimation, no of these। बेसिकली बेटा अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था, दैट मीन्स PERT में आप लोगों ने 3 टाइम सुने होंगे। कौन कौन से? बोले सर दैट मीन देयर इज अ ऑप्टिमिस्टिक टाइम, बोले सर दैट मीन देयर इज अ पेसिमिस्टिक टाइम, और बोले सर इट इज द मोस्ट लाइक टाइम। इनके बीच में हम लोगों ने रिलेशन भी देख लिया था। चलो नेक्स्ट पर आओ। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा एक बार, ये थ्योरेटिकल पार्ट है सारा का सारा, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल की थ्योरी है 3 से 4 पेज की, एक बार आप उस थ्योरी को अच्छे से देख लीजिएगा। मेनली जो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल है वहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं, क्योंकि आप सेकंड क्वेश्चन प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल से देख रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार उसको अच्छे से देख लीजिएगा। द प्री प्लानिंग स्टेज इन द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज? Again repeat, the pre-planning stage in production planning and control includes which of the following activities? Dispatching, demand forecasting, inventory control and quality control। बेसिकली कंट्रोल तो दोनों का है ही नहीं, उसमें एक्टिविटी कौन सी हम लोग लेते हैं? डिमांड फोरकास्टिंग की। किसकी लेते हैं भैया? डिमांड फोरकास्टिंग। A graphical device used to determine the break-even point, and the profit potential under varying condition of output and the cost is known as। एक तरफ हम लोग
प्रोडक्शन देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, एक तरफ हम कॉस्ट देखते हैं। तो कौन सा दैट मीन्स इसमें से चार्ट है जो हम लोगों को क्या करता है, ग्राफिकली बताता है? ग्रैंड चार्ट, गैन चार्ट, जेंट चार्ट, फ्लो चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट एंड द पर्ट चार्ट। तो सब लोग जानते हैं दैट मीन्स जहां पर प्रॉफिट की, सेल की, आउटपुट की बात आ जाती है तो हम लोग किसको लेकर चलते हैं, ब्रेक इवन चार्ट को। तो इस तरीके का चार्ट आप लोगों ने कुछ देखा होगा। यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन लेकर चलते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन होती है वो किसकी लाइन होती है, फिक्स कॉस्ट की लाइन होती है। यहाँ से एक लाइन जाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट की जाती है। यहाँ पर एक लाइन जाती है हमारी किसकी, इसको हम लोग टोटल कॉस्ट लाइन बोलते हैं। यहाँ से एक लाइन हमारी जाएगी, उसको हम बोलेंगे दैट मीन देयर इज अ टोटल सेल लाइन। ये जहाँ टोटल कॉस्ट लाइन, टोटल सेल लाइन जहाँ पर कट करती है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट मीन देयर इज अ BEP। क्या बोलते हैं, BEP। और जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट मीन देयर इज अ नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। लॉस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट है। दैट मीन्स हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा कोई भी लॉस नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, उस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। क्लियर है? तो बेसिकली ये कौन दिखाता है, ये दिखाता है। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ पर हमारी कॉस्ट होती है। इस तरीके का चार्ट आप लोगों ने देखा होगा ना? बोले सर देखा है, इसी को हम ब्रेक इवन चार्ट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग फोरकास्ट एरर इज। जो फोरकास्ट एरर आप लोगों ने पढ़े होंगे, MAD, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, ऐसा सुना होगा ना, बियास फॉरवर्ड ऐसा कुछ करके बोल। हाँ, तो बोल रहा है कि कॉमन, मोस्ट कॉमनली यूज क्राइटेरिया कौन सा है उन एरर में से। पहला मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन परसेंटेज एरर, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एरर, मीन स्क्वायर एरर। तो बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, आंसर इज मीन स्क्वायर एरर। तो मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस बता देता हूँ, उस हिसाब से आप लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग मीन स्क्वायर एरर को लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैड को लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट डिक्वायरम, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। फिर उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, जो आपका ब्याज या फॉरवर्ड जो एरर आता है उसको हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। MSE आएगा सबसे पहले क्राइटेरिया चूज करने का, फिर MAD आएगा, फिर MAPE आएगा और फिर बियाज्ड आएगा या फॉरवर्ड हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? गॉट इट? बोले सर हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीजें ब्लर वगैरह तो नहीं है ना? ये क्वेश्चन, अगर मेरी बातें इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने ब्रेक इवन चार्ट वाला किया था, अगर वो उसमें मुझे मेरी बातें ध्यान से अगर सुनी हो तो ये आराम से कर लोगे। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर, एक तो आप लोगों ने, मैंने बोला था क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां लॉस प्रॉफिट नहीं होता है, जहां नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, उसको हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पूछा हुआ है। इसने पूछा हुआ ऑप्शन ए, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कोस्ट लाइन विल इंटरसेक्ट, वेरिएबल एंड टोटल कोस्ट लाइन इंटरसेक्ट, टोटल कोस्ट एंड फिक्स्ड लाइन इंटरसेक्ट, एंड टोटल कोस्ट एंड द सेल रेवेन्यू लाइन इंटरसेक्ट। तो मैंने क्या बोला था, टोटल कोस्ट एंड द सेल रेवेन्यू, या हम लोग कह सकते हैं टोटल सेल लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं
तो वहां पर जो पॉइंट बनता है उसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पर नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है हरिया, आशा करता हूं कि बिल्कुल ठीक करेंगे आप लोग इसको। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के आरआरबी जेई में लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था, लास्ट ईयर कह रहा सॉरी, लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और मैंने क्या बोला, जो ईओक्यू वाला है, ईओक्यू पे न्यूमेरिकल है, पर्ट से न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल आप लोगों को पढ़ने ही करने हैं, और बाकी चीजें मैं बताऊंगा, आप एक बार इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स देन EOQ विल बी इंक्रीज्ड टू 16 टाइम ऑर्डरिंग कॉस्ट को डिक्रीज कर रहा है। तो आप लोगों को पता है कि भाई हम लोग क्या कहते हैं, एक Q1 सॉरी हम लोग Q1 बोल देते हैं, तो Q1 हमारा क्या निकलेगा, बोले सर इट इज 2D CO डिवाइडेड बाय CH का अंडर रूट, यही निकलेगा, यही निकलेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट को ये क्या कर रहा है, 16 टाइम बढ़ा रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट को ये 16 टाइम बढ़ा रहा है, बाकी किसी चीज को बढ़ा रहा है नहीं। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट CO, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करें, इसको हम जब यहां ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर बोले सर Q1 अंडर रूट ऑफ CO1, और यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था कांस्टेंट, तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज Q2 अंडर रूट ऑफ CO2, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमको ये वाला पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको इसके नीचे ले आए, इसको यहां पर ले जाए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट CO2 डिवाइडेड बाय क्या, CO1, ये क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन में व्हाट, बोले सर Q1। तो इसने क्या किया, ऑर्डरिंग कॉस्ट था उसको 16 टाइम बढ़ा दिया, 16 टाइम बढ़ाया ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 16 लिख दो, यहाँ पर कितना कर दिया, सिंपल आ जाएगा। तो ये 1 हो गया, तो इसको हमने काट दिया 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q2 बाय Q1 इज इक्वल्स टू 4, तो हम लोग Q1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4Q1, तो ऑप्शन मेरा आना चाहिए बी। क्लियर है? अब आप करके ये भी लिख सकते थे 2DOCOCH, फिर हम बाद में 2DOCH, हमको पता है 2DCOCH हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम उसको क्यों लेकर चलें दैट मींस इस तरीके से। तो हमने क्या किया, जिसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसमें चेंज है, बाकी जो चेंज नहीं हो रहा है उसको हमने वैसे की वैसे रखा, जो चेंज हो रहा है हमने उसको चेंज कर लिया, चेंज करके हमने आंसर निकाल दिया। नया जो EOQ आएगा वो 4 टाइम होगा पहले वाले EOQ से, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? बोला हाँ, चलिए नेक्स्ट चलिए। EOQ पे आपको न्यूमेरिकल, मैं ये नहीं कहता कि आपका RRB JEE, लेकिन कोई भी अगर आप एग्जाम लेकर चलते हैं तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलो the term jockeying in the queuing theory refers to, jockeying, आप लोगों ने ये चीजें सुनी होंगी, एक जॉकिंग सुना होगा, एक आपने सुना होगा दैट मीन्स व्हाट, बोले सर बाल्किंग, एक आपने सुना होगा रैंगिंग, एक आपने सुना होगा बोले सर चीटर, और एक सुना होगा जॉकिंग। ठीक है, बेसिकली जो क्यूइंग थ्योरी होती है
उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं इमोशंस, जो हमारे जो कस्टमर है, कस्टमर के अंदर जो इमोशंस होते हैं, जो पेशेंस होते हैं, उनको दो टाइप से हम लोग बोलते हैं, एक होता है पेशेंस, एक होता है इम्पेशेंस। ठीक है, एक पेशेंट रखना, एक इम्पेशेंट रखना। पेशेंस का मतलब, पेशेंस में क्या होता है कि हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, दैट मीन्स किसी मूवी थिएटर में जा रहे हैं, या कहीं भी दैट मीन्स बर्गर खाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई है। तो पेशेंस में क्या आता है कि हम लोग गए, हम लोग ने लाइन, हमें बर्गर खाना है, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइन ज्वाइन करेंगे, जब हमारा टाइम आएगा तो अपना सामान लेके आएंगे, वहाँ खाएंगे और अपने आएंगे, उनको बोलते हैं पेशेंस। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें पेशेंस नहीं होते हैं कि नहीं भाई हमको तो खाना ही खाना है, या दैट मीन्स देखते हैं खाएंगे नहीं खाएंगे, दूसरे पे जाएंगे, लेकिन चलते हैं चलो। तो उसके अंदर जो इम्पेशेंस, जो हम लोग के बिहेवियर जो होते हैं या इमोशंस जो मान ले, तो उनको हम लोग दो टाइप, एक पेशेंस हो गया, एक इम्पेशेंट हो गया। पेशेंस में मैंने बता दिया, आप लोग गए, आप अपनी लाइन में लगे, आपका टाइम आया, जब आपने बर्गर लिया, पेमेंट की और फिर अपना खा पी के आ गए। लेकिन इम्पेशेंट में क्या होता है, ये चार टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है जॉकिंग, एक हमारे पास होता है बाल्किंग, एक हमारे पास होता है रिंगिंग, और एक हमारे पास होता है चीटर। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे जॉकिंग क्या होता है, जॉकिंग के जैसे हम लोग क्या गए, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अभी तो खैर पहले तो अभी तो नहीं, जैसे कई बार होता है, तो कई बार क्या क्या करते हैं, कभी 3-4 लाइनें जैसे लगी होती हैं, तो एक आदमी क्या करता है, इस लाइन में लगता है, फिर जाके उस लाइन में लग जाता है, फिर ये छोटी होती है, फिर इस लाइन में आगे लग जाता है, फिर लगता है। जैसे कई बार तो लाइनें कहीं ना कहीं छोटी होती लगती है, कभी उसमें लगेगा, कभी उसमें लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, जॉकिंग। तो नॉट एंटरिंग द लॉन्ग क्यू, लीविंग द क्यू, शिफ्टिंग फ्रॉम वन क्यू टू अनदर पैरेलल क्यू, तो हम लोग उसको बोलते हैं जॉकिंग। क्लियर है। अब बताता है बाल्किंग क्या होता है। बाल्किंग बेसिकली क्या होता है, जस्ट मीन्स आप लोग कहीं गए, आपको क्या दिखी, एक बहुत लंबी लाइन दिखी, आपने बोला नहीं भाई यहाँ खाना नहीं खाएंगे, आप उसको बिना लाइन को ज्वाइन किए हुए ही वहां से निकल जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्किंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, लीविंग द क्यू, नॉट एंटरिंग द लॉन्ग क्यू, दैट मीन्स ए आ जाएगा आपका बाल्किंग। ए ऑप्शन हम लोग बोल सकते हैं हमारा क्या होगा, बाल्किंग। अब बात करते हैं रेंजिंग। रेंजिंग में क्या होता है, दैट मीन्स आप लोग क्या करें, आप लोग गए, आपने क्यू देखी, क्यू में क्या करें, आप लोग लग गए, लगने के बाद आपने देखा कि क्या यार ये क्या बोलते हैं, ये तो बहुत क्या बोलते हैं, लाइन तो है बहुत, नंबर ऑफ कस्टमर भी कम है, और ये तो बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो फिर आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया। तो यहाँ क्या कहेंगे, लीविंग द क्यू, तो ये हम लोग क्या कह देंगे, दैट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा। आपने क्यू को ज्वाइन किया, लेकिन वो क्यू है बहुत ही स्लोली, दैट मीन्स बढ़ रही थी, तो आपने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, उसको हम बोलते हैं रेंजिंग। चीटर में बेसिकली क्या होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कहीं कोई धक्का मारने लग जाते हैं, जब आप धक्का मारोगे तो फिर आपसे झगड़ने लग जाते हैं, तूने ये किया, तूने ये किया, मार पिटाई या वटेवर जो भी, दैट मीन्स कोई दूसरी चीज़ें किसी चीज़ को पाने के लिए जब वो करते हैं, लाइन में लग के धक्का मारना, लड़ाई झगड़ा करना, उसको हम लोग चीटिंग बोलते हैं। क्लियर है मेरे बच्चा, समझ गए, जॉकिंग, बाल्किंग, रेंजिंग, मॉनिटरिंग, तो ये चीज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आपके सर्विस डिसिप्लिन है जो आप लोग यूज करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, याद आ गया, जीरो प्रायोरिटी बेसिस, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये आपके सर्विस रूल है। डिसिप्लिन कह दो, रूल कह दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज टू बी अडॉप्टेड टू स्टोर द प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स, स्टोर द प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो हम लोग क्या लेंगे बेटा इसके अंदर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। Which of the following forecasting technique is most suitable for making long range forecast?
टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एंड मार्केट सर्वे। इनके अंदर कौन सी, दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग रेंज फॉरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं? कोई बताएगा? लॉन्ग रेंज फॉरकास्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग क्या कह देंगे? दैट मीन्स ऑप्शन इज डी, मार्केट सर्वे, डेल्फी टेक्निक, ओपिनियन, ये सारी हम लोग क्या लेते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स के लिए लेते हैं और लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग के लिए चलते हैं, ये भी बोल सकते हैं। अब आंसर यहां हम लोग दैट मीन्स क्या कहेंगे, हम लोग सी को भी आंसर दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग वेटेड एवरेज मेथड, वो हम लोग स्मॉल के लिए यूज करते हैं, हम लोग स्मॉल। तो लॉन्ग रेंज के लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को भी यूज कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये भी कहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो इनका आंसर दैट मीन बेसिकली आना चाहिए, वो बेसिकली आंसर इसका क्या होना चाहिए, दैट मीन देयर इज अ डी, इसका आंसर होना चाहिए, दैट मीन देयर इज अ मार्केट सर्वे। क्लियर है? चलिए, PERT सीधा सीधा होगा, PERT प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, इवेंट ओरिएंटेड, एबल टू एग्जीक्यूटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, कंसर्न विद ऑल ऑफ द अबव। PERT पहला ही ऑप्शन देख के आगे लगा के मत भाग जाना, पूरा पढ़ना। इसीलिए हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूं क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, ऑप्शंस को पूरा पढ़ो। अगर आप PERT पढ़ते हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसको बढ़ के आगे चल देते हैं, लेकिन आपका गलत है, वो आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देख सकते हैं जो बी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। PERT जो क्या होते हैं, इवेंट ओरिएंटेड होते हैं, जहां पर क्रिटिकल पाथ मेथड आपके एक्टिविटी ओरिएंटेड होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इवेंट, तो ए और बी ऑप्शन करेक्ट है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सीधा का सीधा मेरे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, बोलो सर डी, कंसर्न विद ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चे जल्दबाजी ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जल्दबाजी ठीक नहीं है, जल्दबाजी करो, लेकिन दैट मीन्स यहाँ पर ऐसी सिल्ली मिस्टेक्स, आपको आता आता क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। थोड़ा सा समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो सही करोगे। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, ऑप्शंस को पूरा पढ़ो, फिर उसको टिक करो, सो दैट आपको गलती नहीं होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, 37। क्विंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, जो क्विंग थ्योरी है वो एसोसिएट करती है प्रोडक्शन टाइम, वेटिंग टाइम, प्लानिंग टाइम एंड सेल टाइम। तो क्विंग थ्योरी बेसिकली हम लोग किस लिए करते हैं, टू मिनिमाइज द वेटिंग टाइम, सो दैट कि जो आपका कस्टमर है उसको सर्विस फास्ट से फास्ट मिल सके। गॉट इट? नेक्स्ट चलिए, अगेन आया ना? देखो ट्राई करो, हो गया? कितना आया? 7 और 7, 8, 9 और 10, 7, 8, 9 और 10। भाई हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में पढ़ सकते हो ना भाई। इसमें आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। आपको निकालना है ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर।
एक ईयर के अंदर उसको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, सारी चीजें आप लोगों को दी हुई है। देखो डिमांड आपको दिया हुआ, कितना दिया है डिमांड सर 9000, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दी हुई है 108, और होल्डिंग कॉस्ट आपको दी हुई है कितनी 2.40 पर ईयर है ना, पर ईयर है, बिल्कुल ठीक है। रिप्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस एंड द नो शॉर्टेज, शॉर्टेज भी नहीं है आप लोगों की। अलाउड व्हाट इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर विल बी, ठीक है। देखो बेटा आप लोगों ने सुना होगा D/Q, अगर मैं निकाल दूं तो हमारे को क्या मिलता है n, n क्या होता है, n इज व्हाट, इट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो आपके पास D है, बिल्कुल है, D मेरे पास दिया हुआ है। अगर मैं Q निकाल लेता हूं तो मुझे ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, निकाल लो। तो Q क्या आएगा, Q सिंपल है 2D/COCH, राइट, वैल्यू पुट करो 2 इंटू 900 इंटू CO कितना दिया हुआ है 108, ठीक है। CH कितना दिया हुआ है 2.40, 2.40, इसका अंडर रूट जब आप करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बोला सर दैट मीन्स व्हाट 900 यूनिट आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 900 यूनिट, ठीक है। अब 900 यूनिट के अंदर हम कर सकते हैं, तो 900 आपका ये है और आपको 9 हट गई है, तो यहाँ से करोगे तो आपका 10, तो ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा, बोला सर 10 ऑर्डर पर ईयर, एक साल में उसको 10 ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, क्लियर है, एक साल में उसको 10 ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, गॉट इट, राइट, सिंपल है। EOQ से ये थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वो भी न्यूमेरिकल, तो EOQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्ट जो है, पर्ट CPM और पर्ट, वहां से भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ये दो तो ऐसे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इन्वेंट्री कंट्रोल आपका हो गया और आपका पर्ट CPM हो गया, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा, तो दोनों को आप लोग देख सकते हैं। और किस तरीके के न्यूमेरिकल मिलेंगे, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड होंगे, शॉर्टेज, आउट, कॉस्ट, प्रोडक्शन टाइम वगैरह आप लोगों को वो नहीं देंगे, सिंपल देगा, सिर्फ EOQ जो सिंपल मॉडल है उसके ऊपर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार, दैट मीन्स मैंने बहुत एग्जाम्स में देखा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर भी शायद आप लोगों को याद होगा। जस्ट इन टाइम, जैसे आप लोग बोलते हैं ना JIT, जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, अभी नाम थोड़े से हो जाते हैं लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा, बोले सर तियाची ओनो ऑफ टोयोटा। इन जो तियाची ओनो ऑफ टाटा है, इनको फादर ऑफ JIT बोला जाता है, यानी जस्ट इन टाइम के फादर कौन है, ताइची ओनो ऑफ टोयोटा, गॉट इट, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ताइची ओनो। पार्ट से आया ना क्वेश्चन, करो करो, सिंपल है। सारे टाइम दिए हुए हैं, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। Find the expected time of an activity with pessimistic time 14, optimistic time 8, and most like time is 8 days and optimistic time is 8 दिन। तो आप लोगों को TE निकालना है, बेसिकली टोटल एक्सपेक्टेड टाइम। तो हमारे पास हम लोगों ने क्या पढ़ा था, TO प्लस इट इज 4TM प्लस में व्हाट, बोला सर इट इज TP डिवाइडेड बाय 6 और 4, सर इट इज 6। तो TO कितना हमको दिया है 2, प्लस M कितना दिया है 8, तो हम लोग कर सकते हैं 8 इंटू 4
प्लस ये कितना दिया है 14 डिवाइडेड बाय व्हाट 6, 8 चौक 32, 32 और 2 34, 34 कितना आ जाएगा, बोला सर 48, 48 में हम लोग 6 करेंगे 8, तो ऑप्शन होना चाहिए व्हाट सी, 6 अंठे 6 8 जा 48। क्लियर है, मैंने क्या बताया, सीधे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन कर देनी है, ऐसे ही न्यूमेरिकल होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रॉन्ग स्टेटमेंट, आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपसे पूछ रहा है इनमें से रॉन्ग कौन सी है, गलत कौन सी है। पहला पढ़ो, PERT is suitable for the project having the probabilistic time estimates. CPM is the critical path method. CPM is suitable for the project having the deterministic activities. PERT is event oriented while the CPM is activity oriented. Both PERT and CPM are event oriented. आपको wrong बताना है, तो मैं क्या कहना चाहूँगा, ऑप्शन आंसर आया, एक बार फिर से पढ़ लो, अगर दिक्कत हो जाती है कई बार कि सर नहीं समझ में आता है। पहला पढ़ो, PERT is suitable for the project having the probabilistic time estimates, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है ये। नेक्स्ट पढ़ो, CPM is suitable for the project having the deterministic activities, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, PERT is event oriented while the CPM is activity oriented, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन डी, मतलब सर आप उसको पढ़ने की क्या जरूरत है, वही गलत है। तो बोथ PERT एंड CPM आर इवेंट ओरिएंटेड, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये गलत है। तो हमारा आंसर जो होगा वो आंसर हमारा क्या आएगा, डी। पहले ऊपर देखो, PERT इवेंट ओरिएंटेड है वाइल एक्टिविटी ओरिएंटेड है, तो नीचे ने कह दिया दोनों ही इवेंट ओरिएंटेड, तो कैसे हो सकते हैं अगर वो वाला गलत है तो, ठीक है। तो याद रखिएगा, PERT जो है इवेंट ओरिएंटेड होता है, CPM जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। PERT जो होता है वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है, CPM जो होता है वो डिटरमिनिस्टिक अप्रोच होती है, वो याद रखना है। क्लियर है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जिसको आप ओसी कर्व भी बोलते हैं, इज प्लॉटेड बिटवीन, ओसी कर्व एक ऐसा कर्व आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा सा कर्व, इसको ओसी कर्व बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, या जो ओसी कर्व है यहाँ पर प्रोड्यूसर्स रिस्क, कंज्यूमर रिस्क, ऐसा कुछ लिख के बना होगा, नहीं। तो ये बोल रहा है कि ये जो कर्व होता है इनमें हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है, वर्टिकल पे क्या होता है, या किन दोनों के बीच में बना होता है, यानी कंज्यूमर रिस्क एंड द प्रोड्यूसर रिस्क, probability of acceptance and probability of rejection, percentage of defective and probability of acceptance, average outgoing quality and probability of acceptance। तो ऑप्शन हम लोग क्या कह देंगे बेटा, सी is the percentage of defective and probability of acceptance, ये इनके बीच में बना होता है।
तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर आपकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस होती है ACCEPT ना, EPTANCE। यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ हम लोग कह सकते हैं, बोले सर इट इज द पोर्शन ऑफ डिफेक्टिव हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, या पोर्शन ऑफ डिफेक्टिव या प्रोपोर्शन ऑफ द डिफेक्टिव या परसेंटेज ऑफ द डिफेक्टिव। तो यहाँ पोर्शन ऑफ द डिफेक्टिव पार्ट्स होता है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, यहाँ पर प्रोड्यूसर रिस्क होता है, कंज्यूमर रिस्क होता है, ऐसे बना होता है, इसको ओसी कर्व बोलते हैं। इट इज द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, राइट। चलो इन सैम्पलिंग AQL स्टैंड्स फॉर, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। AQL सिंपल सा है, बहुत से एग्जाम्स में पूछ लेते हैं AQL। एवरेज क्वालिटी लेवल, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, एसिमेट्रिक क्वालिटी लेवल एंड अवेलेबल क्वालिटी लेवल। तो बेसिकली क्या होता है ये, acceptable quality level। AQL is what? acceptable quality level। चलो अब ये क्वेश्चन दैट मीन्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ब्रेक इवन चार्ट पे इन्होंने 2 क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों से पूछे, ब्रेक इवन चार्ट से आप लोगों ने 2 क्वेश्चन पूछे। तो ब्रेक इवन चार्ट से बहुत हार्ड न्यूमेरिकल नहीं बनते, सिंपल न्यूमेरिकल बनते हैं, इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन से मैं आप लोगों के लिए 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर लेकर आया हूँ, सो दैट हो सकता है कि यही न्यूमेरिकल आपसे रिपीट कर जाए, या मेनली हो सकता है कि इन्हीं को थोड़ा सा डाटा चेंज करके दे दिया जाए। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मुझे लगता है कि ब्रेक इवन पॉइंट के न्यूमेरिकल हम लोगों को नहीं छोड़ने चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट के भी न्यूमेरिकल करने चाहिए। जैसे आप लोग इन्वेंट्री कंट्रोल EOQ वाले न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे, PERT CPM वाले न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप ये न्यूमेरिकल भी एक बार करिए, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे हम लोग यही न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स देता हूँ, 51 वाला देखो, 30 सेकेंड्स आप लोगों को देता हूँ, ट्राई करो और फिर मुझे कोई आंसर बताए। ठीक है, चलो एक प्रोसेस X इज फिक्स कॉस्ट, उसमें दिया हुआ है आपका 30,000 पर मंथ एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 8 रुपया दिया हुआ है पर यूनिट। एक प्रोसेस Y है जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट 12,000 दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 17 पर यूनिट। एट विच वैल्यू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस XY विल बी इक्वल। भाई आपको क्या है, एक प्रोसेस आप लोग यूज करते हैं X, जिसके अंदर आप फिक्स कॉस्ट आपके पास इतना है और वेरिएबल कॉस्ट आप 8 रुपया लेकर चलते हैं, ठीक है। दूसरी है आपके पास क्या कि भाई 12,000 है और 17 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है। कह रहे हैं कि इन दोनों प्रोसेस के अंदर, इन दोनों प्रोसेस में किस वैल्यू पर या कितने प्रोडक्ट पर, दैट मीन्स इन दोनों की टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो सिंपल है, हम लोगों को पता है टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस में हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर इट इज द वेरिएबल कॉस्ट। क्या कह देंगे, टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस, तो हम लोग कह देंगे F इंटू वी, और हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, F इंटू वी इंटू एक्स। वी इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और एक्स यूनिट, सिंपल है, कुछ नहीं करना। तो दोनों के हम लोग कंप्लीट कर दें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, TC1 इज इक्वल्स टू TC2 कर दें, बिल्कुल कर दीजिए। TC1 के अंदर क्या आ जाएगा, बोला सर F1 प्लस में V1x इज इक्वल्स टू F2 प्लस में V2x आ जाएगा, बिल्कुल। F1 कितना दिया है मुझे 30,000 प्लस V1 कितना दिया हुआ है 8 ना,
8 इंटू एक्स, ये हमको निकालना ही है। ये कितना है 12,000, V2 मुझे कितना दिया हुआ है ये x, तो आप इसको निकाल लीजिए, सिंपल है। तो यहाँ से ये इधर आएगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास 18,000, ये कितना उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, बोला सर इट इज 9x, तो x मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, जब 2000 यूनिट इन दोनों के अंदर प्रोड्यूस की जाएगी तब इनकी दोनों की टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग क्या कह देंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आपको सिर्फ यहां पर इसने टोटल कॉस्ट पूछा है, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कितने लोगों का सही हुआ? वेरी गुड, सिंपल है, याद रखना। चलो एक और न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया, वो देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। ये और ट्राई करो। थर्टी सेकेंड्स। चलो इसके अंदर सिंपल सा है बेटा, आप लोगों को टोटल सेल और टोटल रेवेन्यू आप लोगों को देखना है। तो टोटल सेल बेसिकली क्या हो जाता है, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट प्लस में व्हाट, प्रॉफिट। भाई ये है ना कि टोटल कॉस्ट आपने कितनी लगाई, प्रॉफिट आपको कितना हुआ, उसी को हम लोग बोलते थे टोटल सेल और टोटल रेवेन्यू। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सेल को हम लोग क्या लिख सकते हैं एस, ठीक है, इसीकल तो हम इसको लिख सकते हैं एफ प्लस में वी प्लस में व्हाट, बोला सर पी इज स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। तो ये हमारे पास क्या, ये सारी चीजें कॉस्ट के अंदर है। अब इसको हम पर यूनिट में अगर करते हैं तो इसको हम इसको लिख सकते हैं एस एक्स प्लस में, सॉरी एस एक्स, ये फिक्स कॉस्ट कॉस्ट में होगी, ये हम लोग लिखते हैं वी प्लस में एक्स इंटू प्रॉफिट। तो हम इसको क्या लिखें, एस एक्स माइनस वी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर एफ प्लस में पी। तो अगर यहां से हम x निकालें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, f प्लस में p डिवाइडेड बाय s प्लस में p डिवाइडेड बाय व्हाट, बोलो सर s माइनस में v। तो ये जो स्मॉल s और माइनस स्मॉल v मैंने लिखा है, ये आप लोगों को क्या, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वॉल्यूम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बस आपने यही पूछा, अभी पूछा था फिक्स कॉस्ट पर मंथ इतना, वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट इतना, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इतना। तो टू अचीव a profit of 1000 the quantity produced per month will be, आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट आप लोगों को मिला तो आपने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की। सिंपल इस न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। भाई एफ फिक्स कॉस्ट है, पी प्रॉफिट है, एस सेलिंग कॉस्ट पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वी इज द वेरिएबल कॉस्ट है। पुट कर दीजिए, यहाँ पर एक्स आपका आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट इसने कितना बोला 5000, प्रॉफिट कितना ले रहा है 1000, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना दे रहा है 7, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दे रहा है 2, कितना आ जाएगा 4000, 4000 डिवाइडेड बाय 500, 5 तो कितना आ जाएगा 800। मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए, 5 इज 5 8 जा 40, ठीक है, 800 आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, राइट? सॉरी गलत कर रही है ना, और प्लस करना था, 6 आएगा, 6 आएगा तो ये कितना आ जाएगा 800 नहीं आएगा 12, ठीक है 1200 आंसर आएगा। वेरी गुड, कहीं बता दिया करो यार, गड़बड़ गड़बड़ कर दूं तो। मैंने माइनस लगा दिया नीचे वाले को देखकर, ठीक है, सिंपल है ना।
तो आपको क्या लगता है, दैट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट से जब उन्होंने थ्योरेटिकल पूछा है तो हो सकता है वो न्यूमेरिकल भी पूछ ले सिंपली। तो इसलिए मैं लेकर आया वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला पता नहीं। टोटल कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला बता दिया, टोटल सेल का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वगैरह है, थोड़ा सा एक बार वो और देख लीजिएगा, सिंपल सिंपल सी चीजें आती हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पर आओ। ये क्वेश्चन दैट मीन्स बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा, बहुत सारे, तो मतलब तुम्हारे एग्जाम में नहीं था तो मुझे लगा अब की बार ये देगा ही देगा। आरआरबी जेईई में मुझे अब की बार लगा कि ये एग्जाम क्वेश्चन देगा ही देगा, तो मैं आप लोगों को लेकर आया। इन क्विंग प्रॉब्लम इफ द अराइवल आर कंप्लीटली रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ अराइवल इज गिवन टाइम फॉलो बाय। तो दैट मीन्स क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अराइवल्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग क्या कह देंगे, जो अराइवल रेट है आपका, जो क्विंग थ्योरी के अंदर जो आपका अराइवल रेट है वो किसको फॉलो करता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। किसको? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। क्लियर है? वहीं पर कई बार पूछ लेता है कि जो आपका सर्विस रेट है, या जैसे नंबर ऑफ अराइवल है, नंबर ऑफ सर्विस है, हम लोग कहते हैं सर्विस रेट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ठीक है, जिस रेट से आप लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सर्विस रेट। तो सर्विस रेट है वो, दैट मीन्स किस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो वो एक्सपोनेंशियल, और क्या कर रहा हूं मैं, वो क्या करता है, एक्सपोनेंशियल, वो एक्सपोनेंशियल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है भैया? वो एक्सपोनेंशियल को फॉलो करता है, ये याद रखिएगा, वो एक्सपोनेंशियल को। अराइवल जो रेट है वो आपकी पॉइजन को करेगा, सर्विस रेट आपके एक्सपोनेंशियल को करेगा। क्लियर है? चलो अब दैट मीन्स क्विंग थ्योरी से भी मैंने आप लोगों के 2-3 न्यूमेरिकल देखे, तो मेरा मन किया कि नहीं चलो बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं, लेकिन सिंपल न्यूमेरिकल एक क्विंग थ्योरी का भी हम लोगों को लेना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्विंग थ्योरी का एक न्यूमेरिकल लेकर आया, तो एक बार ट्राई कीजिए। पूरा मैं आप लोगों को 30 मिनट्स दूंगा, 30 मिनट्स नहीं 30 सेकंड्स में आप लोगों को देता हूं, एक बार आप क्रॉस चेक कीजिए। हरिओम। कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है 30 सेकंड का। अब चलिए, चलो एक तो ये चीज भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि अगर इस तरीके का कुछ आपको दिया हुआ होता है तो उसके अंदर पहला टर्म क्या होता है, दूसरा टर्म क्या होता है, हो सकता है थ्योरेटिकल का क्वेश्चन यहां से आपको आ जाए। द मीन अराइवल रेट इज इक्वल टू 10 पर आवर। क्या कह रहा है? मीन अराइवल रेट 10 पर आवर एंड द मीन सर्विस रेट इज 15 पर आवर। द एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ इज। ठीक है, देखो बेटा यहां पर जब हम लोग क्विंग थ्योरी हम लोग करेंगे तो वेरी सिंपल, बेसिकली एक आप लोगों से पूछता है कि द एवरेज लेंथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं एवरेज
नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। कि ऑब्वियसली बात है, दैट मीन्स हम लोग क्या करें, कहीं पर हम लोग पिज्ज़ा विज्ज़ा खाने गए तो वहाँ पर हम लोगों ने लाइन वगैरह लगा ली, तो वहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि सिस्टम में हम लोग टोकन कटा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है कि सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ कस्टमर है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा किससे, LS से। तो इसका फॉर्मूला होता है रो डिवाइडेड बाय 1 माइनस में रो। अब ये रो क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, बोले सर एवरेज लेंथ, या हम लोग कह देंगे एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू। और एक क्या कह रहा है, या हम लोग कह सकते हैं लेंथ ऑफ द क्यू, लेंथ ऑफ द क्यू भी पूछ लेता है वो। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, LQ से। ये हमारे पास होता है रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस में रो। क्लियर है, गॉट इट। अब ये रो क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो रो बेसिकली आपका होता है, बोला सर इट इज लेमडा बाय म्यू। अब कहोगे सर ये लेमडा क्या होता है, म्यू क्या होता है। लेमडा इज बेसिकली व्हाट, लेमडा इज अराइवल, और ये क्या होता है, बोले सर इट इज द सर्विस रेट कह लो, ठीक है। लेमडा इज अराइवल रेट एंड म्यू इज द सर्विस रेट। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, बोले सर इट इज द यूटिलाइजेशन फैक्टर, इट इज द यूटिलाइजेशन फैक्टर। क्या होता है लेमडा, रो क्या होता है, इट इज द यूटिलाइजेशन फैक्टर। म्यू, लेमडा इज द अराइवल रेट, म्यू इज द सर्विस रेट। इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये LS क्या होता है ये आपको बता दिया ये चीज। अब इसने पूछा यहां पर क्या है, इसने सिंपली आपसे पूछा है कि एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द क्यू। तो आपको क्या निकालना है, द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू। आपको निकालना है LQ। पहले आपको रो निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करके 1 माइनस में रो करना पड़ेगा। तो सिंपल है, आपको यहां पर देखो यहां पर आपको लेमडा कितना दिया है और म्यू कितना दिया है, मुझे पहले ये देखकर बताओ। तो मैंने लेमडा आप लोगों को क्या बोला था, सर लेमडा इज द अराइवल। अराइवल देखो, द मीन अराइवल रेट 10 पर आवर, तो हम लोग कह देंगे 10 कस्टमर पर आवर, राइट। और ये 15 है, द मीन सर्विस रेट इज 15 कस्टमर पर आवर, ठीक है। रो निकाल लोगे, बोले सर बिल्कुल निकाल लेंगे। 10 बाय 15, तो हम लोग क्या कह दें, बोले सर 2/3 आपका क्या आ गया, रो आ गया, ठीक है। अब इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको सॉल्व मत करना, वेरी सिंपल आप लोगों के लिए हो जाएगा। क्लियर है, देखो चलो 2/3 आ गया। अब हम लोग यहां पर सिंपल करते हैं, हम दोनों निकाल देते हैं। उसने पूछा LQ, हम LS भी निकालेंगे, ठीक है, LS भी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, देखो यहां से हम लोग सिंपली यहां से करते हैं, यहां से हम लोग सिंपली करते हैं, यहां से हमने किया 2/3 एंड डिवाइडेड 1 माइनस 2/3, ठीक है। तो ये ऊपर क्या आ गया 2/3 और नीचे क्या आ गया, बोले सर ऊपर 3 गया नीचे 1 आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया 2। यानी एक सिस्टम के अंदर 2 कस्टमर खड़े होंगे जो सर्विस ले रहे होंगे। क्लियर है, हाँ। अब देखो ये आ गया, तो इसका आंसर है। अब हमें LQ निकालना, अभी तक आपने ये निकाला, तो LQ अगर हम निकालेंगे तो हमारा LQ क्या आ जाएगा, LQ हमारे पास आ जाएगा, बोले सर 4/3, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 3/1, वही आएगा 2/3, 1/3 से 3 कट जाएगा, तब हम इसको क्या कह देंगे, बोले सर इट इज 4, ठीक है। तो जो लेंथ होगी क्यू की, वो उसमें क्या होंगे 4 कस्टमर होंगे। क्लियर है, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा 4 होगा। देखो गड़बड़ कर दी, सॉरी गड़बड़ तो कर ही दी ना, इसको यहां क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 3/1, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/3, 4/3 आएगा, तो ये 1/3 आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेसिकली, बोले सर आंसर इज A, 1/3। क्लियर है। अगर वो लेवरेज लेंथ ऑफ द सिस्टम वगैरह पूछता है तो हम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
एक और दैट मीन्स हम लोग LQ को एक तरीके से और निकाल सकते हैं, दैट मीन्स LQ ऑल्सो LS इज इक्वल्स टू 1 माइनस में म्यू भी हम लोग कर सकते हैं। तो LS आपका कितना आया 2, म्यू कितना आया आपका 1/15। आपको इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं, 15 30 15, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मेरे पास LS कितना है, मेरा 2 है ना, 2 माइनस 1/15, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ से आ गया 30 माइनस में 1, कितना आ गया 29/15। तो 15 एकम 15, वहाँ से हम लोग करके निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा लेंदी, लेकिन फॉर्मूला बेसिकली ये भी है, ध्यान रख लेना। क्लियर है, सिंपल ना। तो ये दोनों आप एक बार याद कर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ ले जाए। वो यूटिलाइजेशन फैक्टर है, ये आपका एवरेज लेंथ है, ठीक है। ये एवरेज लेंथ ऑफ द सिस्टम हो गया, ये आपका क्यू हो गया। चलो नेक्स्ट, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा आज के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। हरी अप। ये तो कर दोगे सब लोग? बोला गुरुदेव बिल्कुल कर देंगे, इसमें तो है ही क्या, कुछ नहीं है। The difference between latest finish time and the earlier finish time of activity is called total float, free float, independent float and none of these. फिर repeat करता हूँ, the difference between latest finish time and the earliest finish time of activity is called total float, free float, independent float and that means there is a none of the. बोला सर पहला ही क्वेश्चन आप लोगों ने कराया, पहला नहीं थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने करवाया था, वहाँ पर आपने हमको फ्री फ्लोट भी बताया क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट भी बताया, टोटल फ्लोट भी बताया। तो वो सर हम कैसे भूल सकते हैं, वो हमारा सिंपल आंसर है। क्लियर है? तो होप सो आप लोगों ने एंजॉय की होगी ये क्लास। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहली बार चैनल पर पहली बार आए हैं तो दैट मीन्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई दैट मीन्स डिमांड है आप लोगों की, कोई वीडियो चाहते हैं कि सर हमें इस सब्जेक्ट पे वीडियो बना के दीजिए, इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम लोग करवाइए, CBT 2 में हमको इसमें दिक्कत, इस सब्जेक्ट में दिक्कत रहती है, तो हम आप लोगों को जरूर करवाएंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।